today the chapter which we are going to discuss, that is the agriculture. Okay, तो जो आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे. एज यू नो दैट इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है. ठीक, तो सबसे पहले जाने से पहले ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है. व्हाट इज एक्चुअल द एग्रीकल्चर मीनिंग. ठीक है, तो वर्ड जो एग्रीकल्चर है आपके पास, द वर्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको दो वर्ड्स में तोड़ा जा सकता है. नहीं, ये द वर्ड एग्रीकल्चर हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स. ठीक है, तो एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो आपका एक्चुअली जो है कितने वर्ड से ड्राइव्ड है, दो वर्ड से ड्राइव्ड है. ठीक है, एक आपका है एगर, यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, तो ये आपका एक लैटिन वर्ड से निकला है. लैटिन शब्द से इसका स्टार्टअप हुआ है और लैटिन शब्द में आपका सबसे पहले इसको एगर मिला. एगर जिसका मतलब क्या है, एगर मतलब है लैंड. ठीक है, उसके बाद कल्चर मिला. ठीक, कल्चर वर्ड का मतलब क्या है, कल्टीवेशन. अगर इन दोनों शब्द को हम कंबाइन कर दें तो क्या आएगा, कल्टीवेशन ऑफ द लैंड. तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज नॉन एज व्हाट, एग्रीकल्चर. उसको एग्रीकल्चर कहा गया. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज व्हाट, तो एग्रीकल्चर इज जस्ट डिफाइंड एज व्हाट. अगर हम डेफिनेशन की बात करें एग्रीकल्चर का हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे, तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा कि द कल्टीवेशन of soil in order to grow what we are going to grow, we are going to grow the crops. ठीक है, in order to grow the crops and rear livestock, right. तो इस डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन डाल देंगे. तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, तो एग्रीकल्चर जैसे हम जाने कि एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द से निकला है एगर. एगर का मतलब होता है लैंड एंड कल्चर दैट मींस कल्टीवेशन. इफ यू कंबाइन दीस टू वर्ड्स, व्हाट द डेफिनेशन विल कम टू यू, द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड in order to grow crops and rear livestock, that is known as agriculture. उसे एग्रीकल्चर कहते हैं. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का पर्पस अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, इन ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑफ द फूड. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग खेती क्यों करते हैं, why we are doing the खेती. ठीक है, तो अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस जो है वो क्या है, पर्पस यही है कि अगर बात किया जाए भैया पर्पस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है एग्रीकल्चर करने का, तो सबसे पहला पर्पस ये होता है ग्रोइंग करना. ग्रो क्या करना है, क्रॉप को ग्रो करना है. ठीक है, और क्रॉप ग्रो होगा तो क्या होगा, देन ओनली वी आर एबल टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री. ठीक है, और एग्रीकल्चर एज यू नो दैट एग्रीकल्चर इज हाईली रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग व्हाट, फॉर मेंटेनिंग द फूड सिक्योरिटी. ठीक है, तो अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो कंप्लीटली अगर एग्रीकल्चर जो है वही डील कर रहा है. ठीक है, और कोई क्षेत्र तो है नहीं जो आपको क्या कर रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, राइट. तो एग्रीकल्चर आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर प्लस एनिमल कंजप्शन के लिए भी है, आपका एग्रीकल्चर का काम हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम बात करें परसेंटेज का, हाउ मेनी पीपल्स आर इंगेज्ड. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो कम से कम 2/3 मेंबर्स, 2/3 population of India, right, 2/3 population of India is engaged is engaged in agriculture activities. ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन जो है भारत की वो कम से कम एग्रीकल्चर में एंगेज है. ठीक है, और कंट्रीब्यूशन अगर बात करें, अगर इसकी बात करें कंट्रीब्यूशन की तरफ में, कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ में, जीडीपी की तरफ अगर बात करें, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की अगर बात करते हैं तो अभी आपका 14% का कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी की तरफ में. ठीक है, तो 14% ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाज गिवन टू द जीडीपी ओवर देयर. ठीक है, और अगर लेबर फोर्स की बात करें तो कम से कम आज की डेट में 58% यानी 58% पीपल्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ठीक है, ये हो गया हमने. तो यहाँ पे हमने देखा पर्पस क्या है, तो सबसे पहले ग्रोइंग क्रॉप करना. अगर क्रॉप को ग्रो करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फूड सिक्योरिटी हमें मेंटेन हो जाएगी. ठीक है, वी आर एबल टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रो मोर एंड मोर ऑफ द क्रॉप्स ओवर देयर. ठीक है, और ज्यादा क्रॉप ग्रो होगा तो सिंपल सी बात है ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी. तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 2/3 मतलब कितना हो गया, दैट इज 58%. ठीक है, तो 58% लोग जो है वो भारत में एंगेज है एग्रीकल्चर कर में. ठीक है, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की तरफ देखेंगे तो कितना है, 14% है. 14% इज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द जीडीपी ओवर देयर. ठीक है, राइट. तो ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर को लेकर के. तो वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द लेवल लैंड, रिच सॉइल्स एंड वाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेड फॉर द वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे लैंड की, ठीक है, जैसे पूरे भारत की अगर आप बात करते हैं तो चाहे आप नॉर्थ ले लीजिए, अगर स्टेशन तोड़ते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया. ठीक है, इन
पूरे डायरेक्शंस में वी यूज्ड टू हैव द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस ओवर देयर, ठीक है। तो नॉर्थ में आप देखिएगा कोल्ड क्लाइमेट को देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्ट में जाइएगा तो लगभग आपको वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है, साउथ में जाएंगे तो वो आपको हॉट क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, और वेस्ट जाएंगे तो वहां भी आपको हॉट क्लाइमेट मिल जाता है क्योंकि वो आपका डेजर्ट एरिया आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो इंडिया इज रिच इन वेरिएशंस, ठीक है। तो इंडिया में क्या मिलता है, वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। और वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन होने के वजह से वी आर एबल टू ग्रो, यानी कि वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस है, और जब वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे तो सिंपल सी बात है वी आर एबल टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग क्रॉप्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, राइट। तो ये तो क्लाइमेट ही नहीं, प्लस उसके बाद अगर बात करें दूसरा चीज, एक तो क्लाइमेट कंडीशन हो गया, दूसरा हम बात करते हैं सॉइल का। सॉइल में हर जगह सेम नहीं है, एवरीवेयर वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स ओवर देयर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो रहे हैं, और ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोइंग अस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए क्रॉप ओवर देयर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हमें क्रॉप प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, चलो इंपॉर्टेंस। भैया खेती कर रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आज की डेट में सब जानता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला पॉइंट में क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट में हो जाएगा ये हमें तो खाना दे रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड फूड, ठीक है। इट प्रोवाइड फूड फॉर आवर एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, लगातार हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना, तेजी से भाग रहा है, तो उसको खाना कौन प्रोवाइड करके देगा, तो खाना जो होगा वो आपको कौन प्रोवाइड करके देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करके देगा। तो इट प्रोवाइड फूड फॉर आवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड फॉडर, क्योंकि जानवर भी तो है ना, तो फॉडर देगा, फॉडर फॉर आवर लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। फॉडर फॉर आवर लाइफ स्टॉक, यानी कि खाना जो है हमारे जानवरों के लिए, ठीक है, उसको लाइफ स्टॉक बोला जाता है। तो जानवरों के लिए भी खाना प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर का सबसे पहले इंपॉर्टेंस हो गया प्रोवाइड करना, फूड को प्रोवाइड करना, ठीक है। इट प्रोवाइड द फूड फॉर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड द फॉडर फॉर द लाइफ आवर लाइफ स्टॉक्स ओवर देयर, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, ये जनरेट कर रहा है, इट जनरेट, ठीक है। इट जनरेट्स व्हाट, इट जनरेट्स अ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग capital. It generate the working capital for non-agriculture डेवलपमेंट्स, ओके। ये आ गया वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करके देता है नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स के लिए। उसके बाद आप देखेंगे सप्लाई, इट सप्लाई द रॉ मटेरियल्स आल्सो, ठीक है। रॉ मटेरियल सप्लाई कर टू वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इट सप्लाइज द रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आपके पास होगा शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एग्जांपल ले लीजिए। शुगर इंडस्ट्री के लिए भैया शुगर केन चाहिए आपका, नहीं तो चीनी नहीं आएगा, ठीक है। तो शुगर केन इंडस्ट्री चाहिए आपको, अगर इथाइल अल्कोहल चाहिए तो आपको तब भी आपको शुगर केन इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है, राइट। ये हो गया, तो यानी कि अधिकतर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से आपका कॉटन इंडस्ट्री हो गया, फाइबर के लिए हो गया, कॉटन हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप जूट की तरफ आते हैं, ये सब फाइबर, ठीक है। तो कॉटन एंड जूट यूज्ड टू कम अंडर द फाइबर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज are the examples, these are the examples of agro based industry, ठीक है। अगर मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री नहीं, अगर शुगर केन नहीं होगा तो शुगर इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, कॉटन नहीं होगा तो कॉटन इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, जूट नहीं होगा तो जूट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। यानी कि खेती के माध्यम से क्या हो रहा है, वी आर एबल टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ओवर देयर, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है कौन, एग्रीकल्चर। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो व्हाट कैन बी द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज दैट इट प्रोवाइड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स a large part of market। अब इसका लाइन हम तुम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कैसे ये मार्केट दे रहा है। तो लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, फॉर इंडस्ट्री। क्योंकि देखिए अगर भारत एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर के वजह से ही आज की डेट में आपके पास फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज खड़ी हैं इतनी सारी, ठीक है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खड़ी है, प्लस उसके पीवीसी इंडस्ट्रीज खड़ी है जिसमें आपका प्लास्टिक के ये बन रहे हैं, पाइप्स बन रहे हैं, ठीक है, मशीन टूल्स बन रही है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो उसमें ना मशीन बनते, ना टूल्स बनते, ना ही आपके पास फर्टिलाइजर्स बनते, ठीक है। तो यानी कि प्रोवाइड द लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स, फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है।
राइट। तो एग्जांपल्स में किस प्रकार के गुड आ जाएंगे, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं फर्टिलाइजर्स लिख सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से खड़ी है ना। अगर मान लो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो क्या होता, तो आपके पास इंडस्ट्रीज का अता पता नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गया, उसके बाद पेस्टिसाइड्स लगा लीजिए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े की मारने की दवाई आ गई है, पेस्टिसाइड्स हैं। उसके बाद आपके टूल्स हैं, टूल्स, बहुत सारे टूल्स बन गए हैं, बहुत सारी मशीनरीज बन गई हैं। ये सब किसके लिए बनी है, ये सब तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनी है ना। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तब ना बड़ा बड़ा मार्केट आपका आज की डेट में फॉलो वर्क कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट अगर बात करेंगे, फोर्थ थिंग इज दैट इट प्रोवाइड व्हाट, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया, तो एम्प्लॉयमेंट हम जैसे आप जानते हैं एम्प्लॉयड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री यानी कितना हो गया, मिलियंस ऑफ पीपल हो गया। तो मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है कौन, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका। उसके बाद बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, इट्स अकाउंट्स, इट अकाउंट्स फॉर ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। तो भारत के एक्सपोर्ट्स में हम लोग का बहुत ज्यादा हाथ पैर है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाहर बेच रहे हैं हम लोग, स्पाइसेस को बेचते हैं, और स्पाइसेस बेचेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी कमा पाएंगे। तो अगर ज्यादा खेती होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना जी। एक्सपोर्ट करने के माध्यम से क्या होगा, वी आर एबल टू गेट इट, ठीक है, राइट। तो यानी कि ये 5 पॉइंट्स हो गए। तो 5 पॉइंट कौन कौन से हो गए, सबसे पहला पॉइंट आपने देखा इंपॉर्टेंस की, अगर बात करें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों चाहिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी फॉर द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड द फॉर द लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। तो यानी कि खाना प्रोवाइड कर रहा है और जानवरों के लिए भी खाना दे रहा है कौन, एग्रीकल्चर सेक्टर ना खाली। उसके बाद बात करें तो इट जनरेट द वर्किंग कैपिटल फॉर नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सप्लाइज द रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ओवर देयर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट अगर बात करें हम लोग, इफ यू कम टू द थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट जो है क्या है, थर्ड पॉइंट हमने देखा था यहाँ पर कि इट प्रोवाइड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स आपके पास, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स आपके हो गए जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, ये सब बन रही हैं। देन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन गॉट द एम्प्लॉयमेंट ओवर देयर, एंड देन इट प्रोवाइड्स अ गुड्स which we can export to the other part of the country to generate more and more of the income over there, ठीक है। तो this is all about your this one here, importance of agriculture, ठीक है। I hope up to here any confusion, if you have then you can write in comment over there, right। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना सबको, so now next yes sir, Yes, yeah. sir. तो नेक्स्ट वी हैव दैट इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब जो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस देख ली है, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेफिनेशन देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, उसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि डे बाय डे हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस पॉपुलेशन को खाना चाहिए। अब उसमें क्या हो रहा है, अब देखो खाना चाहिए, लेकिन सवाल क्या है, अब सवाल उठ जाता है कि खाना ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप ऑर्गेनिक वे में जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं, बिग प्रॉब्लम विल कम अप ओवर देयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या, आप क्वालिटी तो मेंटेन कर लेंगे लेकिन आप क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ द गुड ओवर देयर, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर मिल्क की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मिल्क हो गया, ठीक है, मैक्सिमम हमारी कंट्री में काऊ के मिल्क का ही कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब काऊ जो है वो दूध कब देगी, काऊ जब दूध देगी जब वो ब्रीड करेगी, ठीक है। और ब्रीड जब करेगी तो ब्रीड वो हर साल 12 महीने तो ब्रीड नहीं करती है। मान लीजिए काऊ ब्रीड की आपकी 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक वो दूध दे सकती है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, तो काऊ दूध दे रही है, लेकिन कंजप्शन क्या है, दूध का बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करता है, इसके जगह में अडल्ट्रेशन काम शुरू कर दिया है। अडल्ट्रेशन मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड थिंग टू द मिल्क, ठीक है। तो मिल्क में अधिकतर आपको क्या मिल जाता है, मिल्क में नॉर्मल हम लोग वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर मिल जाता है, कॉमन जो है बहुत ही कॉमन, ठीक है, मैं वाटर मिला दिया, उसके वजह तो नॉर्मल दूध वाला करता ही है। दूसरा आपका केमिकल मिल्क बनाया गया है, ठीक है, केमिकलाइज मिल्क बनाया गया बहुत सारा, ठीक है। तो केमिकलाइज मिल्क अगर आप देखेंगे उसको पियेंगे तो वो क्या है, स्लो पॉइजन है। तो आज की डेट में केमिकलाइज मिल्क पीते हो क्या आपके पास स्लो पॉइजन है, ठीक है, जो आपके डेयरी फार्म से बन रहे हैं मैक्सिममली, और डेयरी फार्म में बन रहे तो उस दूध में पियोगे तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है, गैस हो जाएगा, दिक्कत होने लग जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों, बिकॉज नाउडेज वी आर मेकिंग द मिल्क दैट इज ऑफ केमिकलाइज मिल्क, ठीक है। क्यों बनाना पड़ रहा है केमिकलाइज मिल्क, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते उतना जितना हमें चाहिए, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक छोड़ के किस में आ गए, इनऑर्गेनिक में आ गए, और इनऑर्गेनिक खाओगे तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली एज जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने आम खाया है, हैव यू हैव द मैंगो इन दीस डेज,
आम खाया Yes, क्या sir. इस बार में? हाँ Yes, आम sir. खाया, पेड़ लगाए हो कि बिना पेड़ का आम है? सर पेड़ का है। पेड़ का है। अच्छा पेड़ में आप क्या डालते हो, वो डालते हो क्या फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब डालते हो? नहीं सर, नहीं। नहीं डालते हो तो वो आम खाओ, मार्केट से लेके आओ आम, ठीक है, एक मार्केट से भी आम लेके आओ जाओ। तो मार्केट से अगर आप मैंगो लाते हो, ठीक है, मार्केट से मैंगो लाइए और घर में आपके पास अपना मैंगो है, ठीक है, ये मार्केट का हो गया और ये आपका घर का हो गया। तो बताओ दोनों में टेस्टी कौन सा लगता है आपको, खाने में मजा किसमें आता है? घर वाला सर। घर वाला होता है क्योंकि वो टोटल ऑर्गेनिक है, फुल्ली ऑर्गेनिक है वो आपका, ठीक है। ऑर्गेनिक होने से क्या घर में 10 गो खा लो, 20 गो खा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्केट का आम को अगर आप ले आते हैं तो यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स ओवर देयर, ठीक है। अगर उसको 2 या 3 खा लो तो आपको गैस हो सकता है, ठीक है, राइट, अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये आपको हो जाती है कब, जब हम इनऑर्गेनिक फूड को खाता है। इनऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना हमारे आज के डेट में क्या है, मजबूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू गिव दैट मच ऑफ द प्रोडक्शन टू आवर पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए अडल्ट्रेशन और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का प्रोडक्शन सबसे तेजी से हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आप, इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्या है। एक्चुअली बुक में नहीं है बट आई एम गिविंग यू, ठीक है, थोड़ा आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आपसे पूछेगा मुझे समस्या क्या है, फिर बताओ जरा एग्रीकल्चर सेक्टर में समस्या किस चीज की, ठीक है। तो समस्या का सबसे पहली समस्या क्या है, सबसे पहली और सबसे नेचुरल समस्या क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, ठीक है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं अनरिलायबल रेनफॉल, ठीक है। अनरिलायबल रेनफॉल का मतलब क्या हो गया, सही प्रकार से बारिश का नहीं पड़ना, दैट इज अनरिलायबल रेनफॉल, ठीक है। तो जिस प्रकार जब हमें बारिश चाहिए उतना अमाउंट से बारिश ही नहीं आएगा, ठीक है। अभी जैसे मानसून का टाइम है, अब मानसून के टाइम में आप देख लो 2 या 3 टाइम में बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है, वो ठंडा पड़ जाता है, यानी कि बारिश कुछ दिन हुई, यानी धान की खेती अभी होनी है, लेकिन क्या हो रहा है, बारिश उतनी नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, खेती नहीं हो पाएगी। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ओवर देयर, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंड ऑन व्हाट, ऑन डिपेंड ऑन द रेनफॉल, ठीक है। और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जब मर्जी तब आता है, ठीक है। कभी ज्यादा, जिस दिन जरूरत नहीं होता है उस दिन सबसे ज्यादा, जिस दिन जरूरत होता है उस दिन बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ओवर देयर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पहला, ये प्रॉब्लम आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इरिगेशन। पानी नहीं है तो भैया इरिगेट करना होगा, तो इरिगेशन करना होगा, तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब सब अधिकतर के पास ना तो कुआं है, ना ही किसी का कैनाल्स है, ठीक है, तो ना ही कुआं। अब जैसे मान लीजिए झारखंड की बात कर लेते हैं अगर, ठीक है, तो झारखंड में बोला जाता है कि भैया कम से कम 100 से लेके 140 सेंटीमीटर का बारिश होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। इससे भारत का 50% क्षेत्र को, सॉरी झारखंड के 50% क्षेत्र को क्या घोषित किया हुआ, ड्राफ्ट एरिया घोषित किया हुआ, यानी कि सुखाड़ एरिया घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पे उतनी बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। और बारिश नहीं होती तो पानी चाहिए, और पानी के लिए कुआं चाहिए, कुआं भी यहाँ पे क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई एकदम नहीं है, तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। और इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर आप देखेंगे सॉइल इरोजन। कहीं कहीं पे क्या होता है, सॉइल बर्बाद हो रहा है भैया, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो क्या हो गया, इरोड हो गया, ठीक है। तो टॉप लेयर सॉइल जो है इरोड हो जाएगा वेरियस प्रोसेस से, जैसे आपका विंड में आज के दिन में आपका बारिश तो हो ही रहा है, प्लस क्या है रनिंग वाटर हो गया, प्लस रनिंग वाटर है, उसके बाद विंड है, ठीक है। ये ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार आपका सॉइल इरोजन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन, अगर टॉप लेयर सॉइल उड़ गया तो आप खेती कहाँ करोगे, ठीक है। तो आपको खेती भी तो करना है ना उस पर्टिकुलर जगह में, तो उनमें आप खेती कहाँ करोगे, तो सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉरी, ठीक है, सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा वे में जा रहा है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो ये एक चीज। चौथा तरीका, सबसे खतरनाक तरीका हमारा मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अभी भी हम लोग जो खेती करते हैं वो क्या करते हैं, पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड मेथड्स में क्या होता है, रिजल्ट कम आता है, ठीक है, रिजल्ट कम है लेकिन इनपुट बहुत ज्यादा जा रहा है, आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। तो ओल्ड मेथड की सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है। तो ओल्ड कल्टीवेशन चल, जैसे मान लो चावल ग्रो करना है, तो चावल ग्रो करने का अभी आज तक बस यही टेक्निक है कि पानी को आपको इकट्ठा करके रखना होगा, पानी इकट्ठा करोगे, चावल लगाओगे तब चावल लगेगा। और पता है 1 kg चावल प्रोडक्शन के लिए आप कितना पानी वेस्ट करते हैं, 2000 लीटर ऑफ द वाटर,
ठीक है, टू प्रोड्यूस जस्ट 1 kg ऑफ द राइस। ठीक है, तो 1 kg ऑफ राइस प्रोडक्शन के लिए हम लोग 2000 लीटर पानी को बेकार करते हैं। वो पानी यूज में नहीं आता है, वो बर्बाद हो गया। अब मान लीजिए अगर पानी इसी तरह का स्टोर हो गया तो ऑटोमेटिक क्या एक लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग में माध्यम क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर वो सेटल डाउन हो गया तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो खराब हो जाएगी। और फर्टिलिटी अगर खराब हो गई तो वी आर नॉट एबल टू ग्रो एनीथिंग ओवर देयर। ठीक है, तो हम उसमें कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दैट इज द फैकल्टी कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो ये 4 या 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये सारी समस्या क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेजेंट है। ठीक है, और इन सब के वजह से क्या हो रहा है, हम लोग क्या करें, खेती नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में हमारा खेती नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। ओके, रिशु साइलेंट हो गई है। यस सर। रिशु जो सुन रही है कि चली गई थी, वायलेंट हो गई। ओके, नेक्स्ट उसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आपके बुक में। तो टाइप ऑफ फार्मिंग हम देखेंगे, 2 प्रकार की फार्मिंग आपकी बताई गई है। एक आपके पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एक आपके पास क्या है इंटेंसिव फार्मिंग है, और तीसरा आपके पास कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, ये 3 प्रकार की फार्मिंग्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कम से कम 4 या 5 प्रकार की फार्मिंग होती है। ठीक है, कम से कम आपके पास देखा जाए 7 से 8 होगी। टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो कम से कम 7 से 8 है। सब बता दूं, खाली बुक वाला बताऊं? सारे टाइप ऑफ फार्मिंग बता दो या खाली बुक वाले फार्मिंग बताऊं? सारे टाइप बता दूं? चलो ठीक है फिर। तो यहाँ देखेंगे आपके टाइप ऑफ फार्मिंग में कम से कम 7 टाइप्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा सब्सिस्टेंस। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। तो सबसे पहला मेथड हो गया कौन सा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। ठीक है, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग भारत में सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर यूजिंग दिस वन। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन द इंडिया प्रैक्टिसिंग दिस फार्मिंग। ठीक है, यानी कि अगर बात करेंगे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा लोग जो है इसी प्रकार की फार्मिंग करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है इसके अंदर में, छोटा सा लैंड होता है। ठीक है, फार्मर यूज्ड टू हैव द स्मॉल लैंड। अगर बात करें सब्सिस्टेंस फार्मिंग में है क्या है, यानी मेजॉरिटी फार्मर, एक तो सबसे पहले आप पॉइंट लिख सकते हो, मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ फार्मर्स आर गोइंग टू यूज दिस वन। ठीक है, मेजॉरिटी फार्मर जो होते हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एंड स्कैटर लैंड होल्डिंग। ये सबसे बड़ा चीज है इसका। ठीक है, कि आपके पास जमीन ही नहीं है, जमीन जो है वो छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, और होगा तो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। स्कैटर मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होगा। ठीक है, और बटा हुआ होगा लैंड होल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्कैटर लैंड होल्डिंग हो गया। ठीक है, यानी कि लैंड आपका टूटा हुआ है, मतलब छोटा छोटा पीस में है। ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा, आप जो खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, या यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। ठीक है, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप लोग किसका यूज कर रहे हैं, प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स बोले तो कौन सा टूल्स हो गया, ओल्ड टूल्स। ठीक है, ओल्ड टूल का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप जो है कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो, एकदम पुराना टूल इस्तेमाल कर रहे हो, या यूजिंग द ओल्ड टूल्स ओवर देयर। एक तो आपके पास जमीन क्या है, छोटा है, और दूसरा कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ये आप देखोगे। अब मान लो प्रिमिटिव टूल्स कौन से होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे प्रिमिटिव टूल्स में एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हो का हो गया। दूसरा आपके पास डिगिंग स्टिक्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके अधिकतर आदमी खेती, डिगिंग स्टिक। ठीक है, ये हो गया पुराने तरीके। ठीक है, पुराने तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर फार्मर जितने ज्यादा अमीर, देखो आप मान लो थोड़ा लिंकअप करो, फार्मर के प्रिमिटिव टूल्स है, क्या आपको लगता है फार्मर क्या बहुत अमीर होगा? फार्मर खेती कर रहा है प्रिमिटिव टूल्स यानी पुराने टेक्निक से टूल कर रहा है, तो फार्मर अमीर होगा? नहीं सर, नहीं है। तो यानी फार्मर क्या भैया, पुअर है। फार्मर क्या हो गया, गरीब हो गया। फार्मर्स आर पुअर ओवर देयर। ठीक है, फार्मर बेचारे पुअर है। अगर पुअर है तो फर्टिलाइजर यूज कर पाएगा? नो सर। नहीं। अब गरीब आदमी है भैया, गरीब फार्मर है, सिंपल सी बात है, दे आर नॉट एबल टू यूज द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो दे डू नॉट यूज द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत महंगा आता है। ठीक है, अब खेती नहीं है, टूल्स खरीदने का तो पैसा नहीं है, फर्टिलाइजर कहाँ से खरीदेगा? ठीक है, तो दे आर नॉट यूजिंग द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये लोग फर्टिलाइजर नहीं, अगर फर्टिलाइजर नहीं करेगा तो क्या आउटपुट ज्यादा आएगा?
suppose I am not using the fertilizer, so I am able to get maximum amount of output. No, No, sir. sir. No, तो I am not getting No, output, sir. यानी मेरा क्या आएगा, लेस आउटपुट आएगा. अगर लेस आउटपुट आएगा तो मैं क्या बाहर बेच दूंगा? नहीं सर. मान लीजिए अगर मैंने भिंडी का पेड़ लगाया, मेरे पास 200 ग्राम भिंडी रोज हो रहा है, तो क्या मैं 200 ग्राम भिंडी रोज बांटने बेचने चला जाऊंगा? No, नहीं sir. सर, घर में मैं खाएंगे. तो मैं खाऊंगा. तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन आप क्या करेंगे, सेल्फ कंजप्शन करेंगे. यहाँ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सेल्फ कंजप्शन के लिए हो रहा है. जो भी खेती कर रहे हो, क्या आप अब खेती करने के लिए क्या आप लेबर को हायर करोगे? नो सर, खुद करेगा. खुद करोगे, यानी सेल्फ फार्मिंग होगी. इसमें सेल्फ फार्मिंग में कौन कौन आ जाएगा, पूरा फैमिली मेंबर्स आ जाएगा. ठीक है, पूरे Yes, फैमिली sir. मेंबर्स आ जाएंगे. और ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो भारत में प्रैक्टिस होता है. किस एरिया में, अधिकतर आपके हिली एरियाज जो होते हैं, हिली एरियाज जो होंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करेगा. हिली एरिया में कौन लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, और ट्राइबल पीपल लोग इसी मेथड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द सब्सटेंस फार्मिंग ओवर देयर. ठीक है, तो सब्सटेंस फार्मिंग का सबसे पहला फीचर क्या मिला, लैंड होल्डिंग क्या रहेगा, स्मॉल और स्कैटर रहेगा. फार्मर क्या यूज करेगा, ट्रेडिशनल मेथड यूज करेगा. वो पूरी तरह से आपका मानसून के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि पानी का तो फैसिलिटी नहीं होगा उसके बाद. ठीक है, राइट. उसके बाद हुआ आपका आउटपुट ज्यादा हाई होगा नहीं, वो क्या करेगा, खाली सेल्फ कंजप्शन करेगा. ठीक है, राइट. तो यानी कि ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग. एनी क्वेश्चन? सब्सटेंस फार्मिंग में No, कोई sir. दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? ठीक है, तो सब्सटेंस sir. फार्मिंग जो हो गया, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा खेती जो होती है किसके द्वारा होती है, सब्सटेंस फार्मिंग के द्वारा होती है. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इंस्टीट्यूट. ठीक है, और इट इज प्रैक्टिस कैरेक्टराइज्ड ओनली द स्मॉल एंड स्कैटर लैंड. ठीक है, छोटे और स्कैटर लैंड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बड़े एरिया में अगर आप मान लो मॉडर्न पुराने टेक्निक का यूज करोगे तो आपको खेती करते करते काफी समय लगेगा ना. तो आप छोटा लेके एकदम, देखो लिंक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा में ही आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पुराना यानी सब्सटेंस का वर्ड का मतलब भी होता है पुराना, ओल्ड. ओल्ड से आप सब कुछ निकाल सकते हो. ओल्ड का मतलब जमीन छोटा तो टूल पुराना तो फार्मर बड़ा गरीब है, तो यानी फर्टिलाइजर खरीदेगा नहीं, फर्टिलाइजर नहीं खरीदेगा, आउटपुट कम होगा तो बेच नहीं पाएगा, खा लेगा तो खा लिया. अब खेती करने के लिए क्या दूसरे को लेबर थोड़ी लाएगा, वो तो भैया अपना खुद फार्मिंग करेगा. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका हो गया, आपका सब्सटेंस फार्मिंग का हो गया. एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क ओवर हियर, देन यू कैन आस्क टू मी. No, No sir. सर. नो सर. नेक्स्ट आपके पास आता है कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, कमर्शियल फार्मिंग हो गया. ठीक है, पैसा वाला फार्म क्या सर? हाँ चलो, नेक्स्ट आपका कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होगा, उगाओ और बेचो. That's a commercial farming. ठीक है, तो this system of agriculture involves the cultivation of crop for what, for sale in the market. यानी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेचना है. ठीक है, तो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ दिस वन. अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग का मेन फीचर क्या होगा, सबसे पहला फीचर तो ये हो जाएगा, भैया हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसके लिए, बेचने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. Crops are grown mainly for what? Mainly for sale. Mainly for sale हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया आपका. दूसरा लार्ज फार्म, इसके अंदर जब भी कमर्शियल बेचने के लिए करोगे तो आपको छोटे जमीन तो चाहिए नहीं, आपको लार्ज फार्म चाहिए. लार्ज फार्म्स आर रिक्वायर्ड. लार्ज फार्म रिक्वायर्ड होगा. नंबर 3 की बात करते हैं तो मैकेनाइज, क्योंकि देखो हाई टूल्स चाहिए ना, चाहिए इसमें आपको मैकेनाइज टूल चाहिए, यानी बड़े बड़े टूल्स का इस्तेमाल करोगे आप. ठीक है, तभी जाके आप फटाफट क्या कर पाओगे, खेती कर पाओगे. मैकेनाइज फार्मिंग इज प्रैक्टिस ओवर देयर. ठीक है, नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो नंबर 4 में आपके पास क्या है, इट प्रिवेंट एरिया वेयर द फार्म्स आर लार्ज. ठीक है, तो ये आपका इट इज प्रिवेलेंट, ये वही होगा जहाँ पे आपके पास क्या है, खेती बहुत बड़ा है. ठीक है, प्रिवेलेंट इन एरिया वेयर फार्म्स आर लार्ज, where the farms are large and market economy and market
इकोनॉमी इज वेल, ठीक है, वेल डेवलप्ड, तो वहां पे ये भैया आपका चलेगा, कौन सा फार्मिंग चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट्स, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग का हो गया। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, एक वो जमीन, बड़ा सा जमीन होगा, उसमें आप एक प्रकार के क्रॉप को लगाओगे, क्योंकि आपको तो बेचना है ना, तो आप एक प्रकार का क्रॉप लगाओगे, तो उसे कहते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब लार्ज एरिया में एक ही प्रकार के क्रॉप को लंबे समय के लिए लगाते हो, उसी को कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है, राइट। तो क्लियर हो गया। और इसमें आप यूज जो करोगे कौन सा, नॉर्मल सीड तो यूज नहीं करोगे, यू विल यूज HYV सीड्स। HYV सीड्स जानते हो ना, HYV सीड्स, सीड्स यूज करोगे। उसके बाद मॉडर्न इंपोर्ट फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, विडिसाइड सब इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मेन यानी कमर्शियल फार्मिंग अगर बात करेंगे, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, दैट इज अ हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करना, यही सबसे बड़ा रो पॉइंट होता है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्शन करना, हायर प्रोडक्शन करना, ये आपका मेजर चीज होता है, ठीक है। तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी आपका, ठीक है। ये तो यही कारण, इसके वजह से है क्या, प्रोडक्शन हो रहा है पूरा भारत राज्य में आपका। और कौन कौन से क्षेत्र इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है आपका देखेंगे तो स्टेट्स की अगर बात करें तो पंजाब तो सबसे पहले आता है, ठीक है, पंजाब पहले आएगा, क्योंकि वहीं पे कमर्शियल फार्मिंग बहुत तगड़ा होता है। पंजाब आया तो साथ साथ उसका दोस्त भी आएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा आया तो उसके पीछे में वेस्टर्न यूपी भी आ जाएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखो पंजाब से शुरू करोगे तो वहीं पकड़ोगे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आ गया। अब उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आ जाओ गुजरात, गुजरात में भी आपका कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो भैया चावल के लिए सबसे आगे माना जाता है आंध्र प्रदेश, यानी कि राइस बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। राइस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा गया, आंध्र प्रदेश को ही कहा गया, राइस बॉल, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चाय, राइस बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा स्टेट है राइस बॉल ऑफ इंडिया, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये सारे स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश आर द स्टेट वेयर द कमर्शियल फार्मिंग वाज इंडल्ज ओवर देयर। एनी क्वेश्चन विद द कमर्शियल फार्मिंग? नो सर। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सुने हो इसके बारे में, शिफ्टिंग सुने हो ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन? यस सर। ये तो बचपन से सुनते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता क्या है, एक वो जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े में पेड़ पौधे निकले हैं, उस पेड़ पौधे को मैंने को क्या करना है, साफ कर देना है, और साफ करने के बाद मुझे उस पे खेती करना है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, दैट इज नॉट अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओवर देयर, ठीक है, राइट। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। एक मास ये देखिएगा बॉक्स में आपको दिया हुआ है, बगल में देखिएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जहां आपने सब्सटेंस फार्मिंग पढ़ा उसी के नीचे दिया हुआ है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और उसके बगल में आप देखिएगा अलग अलग कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया रोका हो गया ब्राजील में, ठीक है, राइट, मिला, वियतनाम है, रे है वियतनाम में, मिला बॉक्स में, यस सर, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है। और वहां पे 1 मार्क्स में आपका मैचिंग के लिए दे सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपको पूरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो कॉलम है वो आपको पूरा याद करना है, ठीक है, राइट। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या नाम से जाना जाता है, जल्दी बोलो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या नाम से जाना जाता है, वर्जन नहीं माना, नेम ऑफ दिया स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न क्यों कह रहे हैं, स्लैश का मतलब क्या होता है, काटना। मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, पूरा जंगल था यहाँ पर, तो इस जंगल को मैंने क्या किया, पहले काट दिया, काटने के बाद क्या किया, जला दिया, ठीक है, जला दिया, जलाने के बाद क्या हुआ, ये जमीन का टुकड़ा बच गया, ऐसा प्लान मिलेगा मुझे। अब मैं उस पर क्या करूंगा, खेती करूंगा, और जैसे ही उसकी खेती उसकी फार्मिंग एक्टिविटी खत्म होती है, यानी उसके अंदर की ये क्या कहते हैं आपका कल ये फर्टिलिटी खत्म होती है, तो मैं ए से कहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा, मैं बी में शिफ्ट कर जाऊंगा, ठीक है। बी में भी वही काम करूंगा, जंगल में काट दूंगा, काटने के बाद उसमें खेती करूंगा, उसकी अगर फर्टिलिटी खत्म हो जाए तो मैं कहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा, सी में शिफ्ट कर जाऊंगा। यानी कि ए से मैं कहाँ गया, बी में गया, बी से मैं कहाँ गया, सी में गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ ना जी, शिफ्ट कर करके मैं खेती कर रहा हूँ, है कि नहीं, शिफ्ट कर करके मैं खेती कर रहा हूँ, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम दिया गया है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको कहा, ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का निकनेम क्या है, स्लैश एंड बर्न है, ठीक है। और ये प्रिमिटिव मेथड में आता है, यानी बहुत ही पुराने तकनीक में आता है, ठीक है। इट्स अ वेरी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब क्यों, क्योंकि बहुत ही पुराना है, ठीक है। अगर पूछे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किस श्रेणी में डालना चाहोगे,
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अगर आप बोलोगे कि भैया किस में डालोगे, तो बहुत ही ओल्ड मेथड में है, यानी बहुत ही पुराना मेथड है, यानी सबसे पहले मेथड हम लोग यही यूज करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते थे, और मोस्टली कौन करता था, ट्राइबल पीपल करता था, ठीक है ना, राइट। और जमीन को काट के रख देता था काफी सालों तक, और मान लो इसको तो खुद के रख दिया, इसको खुद के रख दिया, जब वापस यहाँ कब आएगा, जब ये दोबारा से अपना फर्टिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है, तो वापस से इस पे आ जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर ने क्या किया, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया, और बैन करने की वजह से क्या हुआ, ट्राइबल पीपल को इफेक्ट हो गया, और ट्राइबल पीपल इफेक्ट हो गया तो क्या हुआ, उनका जीना हराम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। इसलिए बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में आप जानोगे। जैसे आप झारखंड में रह रहे हो, तो झारखंड में ही आपके पास कौन है, सिद्धू कानू हो गया, सिद्धू कानू, ठीक है, फूलो जानो, सुने हो नाम, फूलो एंड जानो, ठीक है, दोनों भाई बहन थे लोग, ठीक है, सिद्धू कानू, उसके बाद फूलो जानो, देन उसके बाद आपका ये बिरसा मुंडा, देन उसके बाद आपको औरन माझी, ठीक है, तिलका माझी, ये सब नाम सुने हो ना जी, तो ये सब कौन है, दे आर द ट्राइबल पीपल्स, ठीक है, एंड हु हैड स्टार्टेड द रिवॉल्ट फॉर द Britisher, because the Britisher have banned the shifting cultivation, and shifting cultivation is only one of the source of generating some income for them, ठीक है, और ब्रिटिश ने shifting cultivation को बैन कर दिया, जिसके वजह से उनका जीना पूरी तरह से दुश्वार हो गया, और दुश्वार हो गया तो क्या हुआ, तो कौन सा गाना बनेगा, तो गाना वही बनेगा, जीना दुश्वार हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल लोग गाना गाएगा, जीना दुश्वार हुआ तेरे कर्म से, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने अपना ऐसा काम कर डाला जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों का हालत खराब हो गया, ठीक है, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया, ठीक है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेन फीचर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका जमीन को क्या करना है, साफ करना है, साफ करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर खेती करना है, ठीक है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी पेड़ों को क्लियर कर दिए, क्लियर करने के बाद आप चले गए, यहाँ 2 या 3 साल तक आप जमीन को ऐसे छोड़ देते हो, क्यों, क्योंकि ताकि वो वापस से क्या कर सके, अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके, ठीक है, एंड अगेन फिर उसके बाद आप मान लीजिए अगर यहाँ इसकी फर्टिलिटी खत्म होती है, यू विल शिफ्ट टू अनदर वन, वहाँ खत्म होती है तो यू विल शिफ्ट टू अनदर वन, इस तरह से आपके लगातार क्या करें, शिफ्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, और उसी कल्टीवेशन को क्या कहते हैं हम लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। कोई शक नहीं सर, नहीं, चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट आपका, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये एक्चुअली सब बुक में है आपका, ठीक है ना, राइट। इसके बाद आता है इंटेंसिव, छोटा छोटा दिया है लेकिन इसको अच्छे से पढ़िएगा। इंटेंसिव हो गया, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। अब इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, ये नया मेथड है, इट्स अ टोटली न्यू मेथड, ये नया मेथड है, ठीक है, न्यू मेथड है। अब न्यू मेथड में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जमीन को तो छोटा ही मिलेगा ना, जब तक हम लोग नए मेथड में जमीन का छोटा छोटा हिस्सा हो गया, ठीक है, तो ये आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग अंडर विच द स्मॉल फार्म्स आर गोइंग टू बी कल्टीवेटेड बाय द इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, तो स्मॉल फार्म, क्योंकि देखो जैसे जैसे जब तक हम लोग इंटेंसिव मेथड में है तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था ना। मान लो ये हो गया ये बादल का जमीन हो गया, ठीक है, ये बादल का जमीन था, अब एक्सीडेंटली बेचारे की शादी हो जाती है, शादी, अभी तो बादल अकेला था, ये रहा बादल, ठीक है, बेचारा अकेला था, अकेला इस जमीन का मालिक था, ठीक है, अब ये गलती करता, सबसे बड़ा गलती किया कि उसने शादी कर लिया, शादी एक्सीडेंटली हो गया, तो देखो 2 पार्टी तो वैसे बढ़ गया, अब एक्सीडेंटली इसके 12 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, अब 12 बच्चे को ये जमीन बांटेगा, चलो बांटते हैं, चलो पहले बटा ऐसे, फिर बटा ऐसे, ठीक है ना, हो गया। अब कितना, चलो 4 ही बच्चे करते हैं, महंगाई ज्यादा है तो 4 बच्चे कर देते हैं, हो गया, तो 4 में बढ़ गया, अब 4 के सबके 2-2, कितना हो गए 8-8, यानी सबने ऐसे बांटा, ठीक है, अब उनके भी 2-2, तो ऐसे बढ़ गया, तो सबके पास जमीन का टुकड़ा क्या आएगा, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा, ठीक है, छोटा छोटा जमीन, ठीक है, छोटा छोटा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया, आपकी पूर्वज की जो संपत्ति थी, और पूर्वज की संपत्ति धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले गए तो क्या हो गया, घटता चला गया, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पूर्वज संपत्ति आपका घटा। अब मान लीजिए आपके पास छोटा पीस ऑफ लैंड है, उस छोटे पीस ऑफ लैंड में आपको खेती करना है और सबके डिमांड को पूरा करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्मॉल फॉर्म ऑफ लैंड है। सबसे पहला तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे पहला चीज हो गया, यू हैव द स्मॉल फॉर्म ऑफ लैंड, ठीक है, तो आपके पास जमीन क्या बहुत छोटा है, यू हैव द स्मॉल फॉर्म, ठीक है, स्मॉल फॉर्म ऑफ लैंड ओवर देयर, और इस पे खेती करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे,
न्यू मेथड्स का इस्तेमाल करें, यू आर गोइंग टू यूज अ न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ओवर देयर, नए मेथड का इस्तेमाल करोगे। नए मेथड क्या है, कुछ भी आपके न्यू मेथड टूल्स जो है उसका इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, खेती करोगे, ठीक है। और कोशिश करोगे भैया एक ही से ज्यादा क्रॉप उगा सकें, ठीक है। तो आपका थर्ड थिंग क्या होगा, यू विल ट्राई दैट यू कैन ग्रो मोर क्रॉप्स, ठीक है, मोर देन वन क्रॉप यू कैन ग्रो, ठीक है, मोर देन वन क्रॉप आप ग्रो कर सकें, ठीक है, इज शुड बी कल्टीवेटेड ओवर देयर, ये आपकी कोशिश में रहेगी, ठीक है, ऑन द सेम फील्ड, ठीक है। और आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो नए नए मेथड का इस्तेमाल करोगे और नए नए मेथड के माध्यम से क्या करोगे, आप ग्रो अप करने की कोशिश करोगे। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको क्या करना है, स्टडी कर लेना है।